है उसका एग्जिट पोजीशन और मोमेंटम साइमल्टेनियसली आप ग्रेट एक्यूरेसी में नहीं निकाल पाते हैं, नहीं। सो उसमें जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम का प्रोडक्ट दिया था सर, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू अ फ्रैक्शन h by 4 pi। ठीक, सो डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज ग्रेटर देन इक्वल टू h by 4 pi होना चाहिए, या तो उससे बड़ा होगा या इक्वल टू होगा। डेल्टा x जो होता था वो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन था, डेल्टा p अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम था, राइट। फिर हम लोग डेल्टा p को p जो है वो मोमेंटम है, तो मोमेंटम को हम मास इंटू वेलोसिटी लिख सकते हैं। मास किसी पार्टिकल का कांस्टेंट होता है, फिक्स्ड होता है, जो मुझे पहले से पता होता है, तो उसमें अनसर्टेनिटी होना नहीं है। सो अनसर्टेनिटी वेलोसिटी में हो सकता है ऑब्जर्विंग लाइट के वेवलेंथ को डिफर करने से। जो हम लोग इसके पीछे का कॉन्सेप्ट पढ़े थे वो यही था कि लाइट के वेवलेंथ, अगर आप लो वेवलेंथ का लाइट यूज करेंगे सर, तो आप पोजीशन की अनसर्टेनिटी को कम कर पाएंगे, और अगर आप हाई वेवलेंथ के वेलोसिटी को, हाई वेवलेंथ के लाइट को यूज करेंगे, तो आप अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम को कम कर पाएंगे, राइट राइट। तो उसके बिहाफ पे अगर हम देखें तो सर वेलोसिटी जो है वो अनसर्टेन हो सकता है। सो इस इक्वेशन को हम लोग डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा x इंटू डेल्टा v इज ग्रेटर देन इक्वल टू h by m 4 pi लिख सकते हैं। इसी इक्वेशन का सर एक एनर्जी फॉर्म में भी था, एनर्जी के फॉर्म में भी ये इक्वेशन था सर, डेल्टा E इंटू डेल्टा t इज ग्रेटर देन इक्वल टू h by 4 pi, डेल्टा E अनसर्टेनिटी इन एनर्जी, डेल्टा t अनसर्टेनिटी इन टाइम। ओके, कुछ क्वेश्चन देखे थे हम लोग, कुछ आप लोग करिए, डीपीपी मिल जाएगा शायद आज से या कल से, हम कोशिश करेंगे आपको डीपीपी प्रोवाइड करने का, उसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। अदरवाइज जो बुक हम लोग रेफर किए हैं एनए का, वो बुक आप लोग देखिए, टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जो डाउट होता है व्हाट्सअप कीजिए। ओके, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। अब देखिए ये थोड़ा सा टेडियस टॉपिक है, हमें बताने में प्रॉब्लम जाएगा, आपको समझने में प्रॉब्लम जाएगा, और इस टाइम पे हम दोनों लोग थोड़ा सा पेशेंस दिखाएंगे तो फायदे में रहेंगे, ठीक। इसमें हमें पढ़ना है, ये श्रोडिंगर, इरविन श्रोडिंगर ने दिया था, सो इसको श्रोडिंगर मॉडल भी बोल सकते हैं। एडविन श्रोडिंगर ने ये मॉडल दिया था एटम का। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे बोर्स एटॉमिक मॉडल, वो ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट दे रहा था। वो बोल रहा था कि सर ये एक न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अराउंड एक सर्कुलर ऑर्बिट है, जिसमें इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने की चांसेस है, जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ये जो सर्कुलर ऑर्बिट है ये कोई फिजिकल बाउंड्री नहीं है सर, ये तो हम लोग समझने के लिए इस तरह से सर्कुलर ऑर्बिट ड्रॉ कर लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन का पाथ है, इलेक्ट्रॉन आर डिस्टेंस पे रिवॉल्व कर रहा होता है, और ये फिक्स्ड है सर, ये जो आर डिस्टेंस है ना, ये इस इलेक्ट्रॉन के लिए फिक्स्ड होता है, और इसके लिए बोर्स ने कुछ पोस्टुलेट दिया था। और यही जो सर्कुलर स्पेस होता था, 2D एजम्पशन था इसका, सर्कुलर जो स्पेस होता था सर, उसको बोर्स ने ऑर्बिट या फिर सेल या फिर स्टेशनरी ऑर्बिट या फिर एनर्जी लेवल, इतना सारा नाम दिया था। तो अभी हम लोग ये चीज समझ रहे थे ना, श्रोडिंगर ने क्वांटम मैकेनिक्स के हेल्प से क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में एटम्स का बिल्कुल पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल दिया। तो आप थोड़ा सा पहले समझने का कोशिश कीजिए, और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग राइट डाउन करेंगे। जितना यहाँ पे नोटबुक में राइट डाउन करेंगे उतना हमारे काम की चीज नहीं है, उसमें से अगर हम 10 to 20% भी समझ लेते हैं तो अपना काम हमारा हो जाता है, क्योंकि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो अपने सिलेबस के अंदर है वो उतना ज्यादा डिटेल में नहीं है,
बस उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, और उस स्टैंडर्ड फॉर्म में जो उसने साई फंक्शन को यूज किया है, उस साई फंक्शन को, साई स्क्वायर को, कुछ रिलेटेड टर्म, आइगन वैल्यू हो गया, आइगन फंक्शन हो गया, उसको केवल रिलेटेड टर्म को समझाया है। ठीक है, सो इन डेप्थ हमें जाना नहीं है, फिर भी हम कोशिश करते हैं आपको इस मॉडल का थोड़ा सा डेप्थ में जाने का, और आप उसको कोशिश करेंगे समझने का, जितना आ गया समझ में काफी है, सारा चीज हमारे सिलेबस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सर। ठीक, समझिए जरा, ये जो मॉडल है, इन दिस केस इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड एज स्टैंडिंग वेव। In this case, electron is considered as स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव का क्या मतलब है? स्टैंडिंग वेव का मतलब है कि अगर मान लीजिए ये दो वाल है, ठीक है, और इस दो वाल के बीच में एक रोप लगा दीजिए आप, और इसको बीच से पकड़ के ऐसे खींच के छोड़ दीजिए, तो क्या होगा? वेव फॉर्म बनेगा। हम ये वेव फॉर्म कुछ इस तरह से देख सकते हैं, या फिर ये वेव फॉर्म विद अ नोड देख सकते हैं। हो सकता है एक नोड आ जाए इस वेव फॉर्म में, इस तरह से ये वेव फॉर्म देख सकते हैं। आई होप 11-12 में तो आप लोग बहुत डिटेल में ये पढ़ने वाले हैं साउंड वेव के केस में। 9th-10th में भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप ये पढ़े होंगे स्टैंडिंग वेव के बारे में। क्या 9th-10th में ये चीजें था आप लोगों को थोड़ा सा भी इंट्रोडक्शन के फॉर्म में, कि स्टैंडिंग वेव अगर दो वाल के बीच में अगर एक रोप लगा हुआ है और उसको बीच से पकड़ के खींच के छोड़ दीजिए, तो ये जो वेव फॉर्म बनाएगा वो विदाउट नोड, विद नोड, क्या ये वेव फॉर्म का थोड़ा सा भी इंट्रोडक्शन था 9th-10th में या नहीं था? यस सर। था ना? इस केस इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड एज अ वेव फॉर्म। अब आप जरा समझिए चीजों को, कोशिश करिए अब समझने का। क्या हो रहा है कि एटम का ये न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज्ड, और ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है सर कि ये जो हम पहला सेल पढ़े हैं ना, एक्चुअली ये जो पहला सेल पढ़े हैं, जिसको हम अभी अब सब सेल पढ़ने वाले हैं, ऑर्बिट नहीं हम ऑर्बिटल पढ़ने वाले हैं, और हम ये पढ़ने वाले हैं, कि इस ऑर्बिटल क्या होता है, तो ऑर्बिटल एक ऐसा प्लेस होता है around the three-dimensional space around the nucleus, in three-dimensional space around the nucleus, where the probability of finding of electron is maximum। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन को क्या किया गया है, स्टैंडिंग वेव माना गया है कि सर ये जो पहला सेल है ना, और ये जो न्यूक्लियस है, इसके बीच में इलेक्ट्रॉन इस तरह से। बड़ा अजीब सा बात हो गया ना? अजीब सा बात क्या हो गया? अभी हम लोग समझ रहे थे कि सर इलेक्ट्रॉन तो फिक्स डिस्टेंस r डिस्टेंस पे न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, जिसको ऑर्बिट बोलते हैं, जिसको सेल बोलते हैं। अभी ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल स्टैंडिंग वेव मान रहा है इसको। अभी जो हम देखेंगे कि सबसेल, जिसमें आप अभी पढ़े थे कि थोड़ा सा आइडिया होगा आपको कि एस सबसेल का स्फेरिकल सेल होता है, पी सबसेल जो होता है वो डंबल शेप का होता है, डी सबसेल जो होता है वो डबल डंबल शेप का होता है। सो एक्चुअली क्या है कि एडवांस कंप्यूटिंग के हेल्प से ये जो हम लोग न्यूक्लियस देख रहे हैं ना, ये न्यूक्लियस देख रहे हैं, इसके चारों तरफ 3D स्पेस में एक स्फेरिकल जोन आया, जहां पे एडवांस कंप्यूटिंग के हेल्प से प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के होने को डॉट से दिखाया गया। तो पता चला कि न्यूक्लियस के चारों तरफ 3 डायमेंशनल स्पेस में कहीं भी इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव पाया गया, हर जगह। ये जो डॉट लगाया ना, एडवांस कंप्यूटिंग की हेल्प से जो डॉट लगाया गया ना, तो वो डॉट जो है वो स्फेयर के फॉर्म में दिखा। ये आपको अगर नहीं समझ में आया तो आप एक एग्जांपल समझिए। एग्जांपल आप ये समझिए कि आपके पास एक बॉल है, ठीक है, स्फेरिकल बॉल है, और उस बॉल में किसी मक्खी को छोड़ दीजिए, तो वो मक्खी चारों तरफ घूमेगा। क्या आप बता पाएंगे कि उस मक्खी का किस टाइम पे क्या पोजीशन है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ दैट मक्खी क्या लगेगा आपको, कहां दिखेगा? पूरे पूरे बॉल के अंदर क्या हर जगह पॉजिटिव होगा क्या, या नहीं होगा? वो कहीं भी हो सकता है। यस सर। साउंड क्लियर है? सो स्फेयर के अंदर, आप बॉल के अंदर उस मक्खी को छोड़ दिया और वो कहीं भी मूव करके जा, चारों तरफ कहीं भी घूम रहा है सर वो,
हो सकता है किसी पर्टिकुलर टाइम में या मैक्सिमम टाइम में कोई ऐसा प्लेस होगा जहां पे वो ज्यादा टाइम रुक रहा है, तो वहां पे उसकी प्रोबेबिलिटी होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो ये जो यहाँ पे जो डॉट लगाया गया है एडवांस कंप्यूटिंग के हेल्प से, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा है। ये डॉट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को नहीं दिखा रहा है। सबसेल में, एक सबसेल में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है, इतने सारे डॉट कहाँ से आ गए? इलेक्ट्रॉन क्लॉड क्या हो गया? तो ये इलेक्ट्रॉन क्लॉड को दिखाता है। ये बोलता है कि सर 3 डायमेंशनल स्फीयर में एक स्फेरिकल जोन है, जिस स्फेरिकल जोन में ना इलेक्ट्रॉन की होने की पॉसिबिलिटीज है। और कहाँ कहाँ है? तो जहां जहां डॉट ज्यादा डीप नजर आ रहा है, ज्यादा ज्यादा शेडेड एरिया है, ज्यादा डेंस शेडेड एरिया है, वहां पे प्रोबेबिलिटी होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूर जाते हैं सर, प्रोबेबिलिटी बढ़ते जाता है इलेक्ट्रॉन के होने की। और एक डिस्टेंस आता है जहां पे प्रोबेबिलिटी घटने लगता है, तभी तो दूसरा सेल स्टार्ट होता है। समझ रहे बात? सो सर इसके बीच में कहीं पे डेंस पट्टी मिलता है आपको, डेंस डॉट मिलता है आपको। तो जहां पे डेंस डॉट मिलता है, हाईली डेंस डॉट है, वहां पे होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा। क्या कुछ थोड़ा सा बात समझ में आया, या बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, सारा ऊपर से चला गया? न्यूक्लियस तो है, समझ में आया थोड़ा थोड़ा। चारों तरफ स्फेरिकल बॉल समझिए। और ये मक्खी वाला कॉन्सेप्ट तो समझ में आया होगा कि अगर सेंटर पे न्यूक्लियस है और मक्खी उसमें छोड़ दिए, तो वो चारों तरफ कहीं भी घूम रहा है, कहीं भी घूम रहा है, कहीं पे बैठ रहा है। लेकिन हाँ, ये बात तय है कि वो मक्खी इस बॉल से बाहर नहीं आ सकता। सो ये इलेक्ट्रॉन ना इस बाउंड्री से, ये जो आर डिस्टेंस पे फिक्स 3D स्पेस इसको मिला है, इस बाउंड्री से ये बाहर नहीं आ सकता ऑटोमेटिक अपने आप। लेकिन इस बाउंड्री के अंदर वो कहीं भी हो सकता है। सो उसकी होने की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है, ये तो एडवांस कंप्यूटिंग के हेल्प से डॉट प्लॉट करके देखा गया कि सर स्फेरिकल शेप है इसका, और इस स्फेरिकल शेप में थ्रू आउट द स्फेयर कहीं भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है। लेकिन कुछ जोन है, कुछ एरिया है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है, इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। और इसी यही जो एरिया है ना, 3 डायमेंशनल एरिया, इसी को हम लोग ऑर्बिटल्स बोलेंगे। सो हमेशा कंफ्यूजन होता है, व्हाट इज ऑर्बिट, व्हाट इज ऑर्बिटल। इन जनरल जब 9th-10th में आप पढ़े होंगे तो वहां बता दिया जाता है कि ऑर्बिट क्या होता है। तो ऑर्बिट इज अ path of electron on which electron revolve, and orbital is a house of electron where they lived at maximum time. ऑर्बिटल क्या है? उसका हाउस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जहां पे इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम होने की प्रोबेबिलिटी है। क्या? इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम होने की प्रोबेबिलिटी है। हाउस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल बोलते हैं और पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट बोलते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे आपको ये नहीं लग रहा है कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल डिफरेंट है? ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट ये बोर्स थ्योरी में आया था, जो बोला कि सर सर्कुलर ऑर्बिट होता है, सर्कुलर एरिया होता है आर डिस्टेंस पे, जिसपे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, वो चीजें ऑर्बिट है। जो ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट है वो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में श्रोडिंगर ने दिया। वो कि सर न्यूक्लियस के चारों तरफ 3 डायमेंशनल स्फेरिकल शेप होगा, स्फेरिकल रीजन होगा, जिस स्फेरिकल रीजन में इलेक्ट्रॉन को कहीं भी होने की प्रोबेबिलिटी है। और ये जो प्रोबेबिलिटी प्लॉट किया गया एडवांस कंप्यूटिंग के हेल्प से, तो वो स्फेरिकल नजर आया। और इस सबसेल का, इस सेल ऑर्बिटल का नाम एस ऑर्बिटल दिया गया, और बोला गया कि एस ऑर्बिटल में कहीं भी इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी मींस जीरो नहीं है। कहीं भी नोड नहीं आता है सर, कहीं भी ऐसा एरिया नहीं आता है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो हो। हाँ, कहीं मैक्सिमम कहीं मिनिमम है, लेकिन जीरो कहीं नहीं है। प्रोबेबिलिटी 0 से 1 हो सकता है, या तो जीरो होगा या तो 1 होगा। ये अगर आर डिस्टेंस में हम आर रेडियस का एक स्फीयर एज्यूम कर लें कि न्यूक्लियस से आर रेडियस का एक स्फेरिकल जोन है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की होने की प्रोबेबिलिटी हर जगह पे है, तो आर से ज्यादा डिस्टेंस के लिए, ग्रेटर देन आर के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0। क्या बात समझ में आ रहा है? अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि फर्स्ट सेल जो कि हमें स्फेरिकल दिखता है, सेकेंड सेल जिसमें 2 सब सेल होते हैं, एक को एस बोलते हैं, दूसरे को पी बोलते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि एटम कितना कॉम्प्लेक्स है। ये सारे सबसेल कंसेंट्रिक होते हैं, कंसेंट्रिक न्यूक्लियस होता है। मींस अगर 2s है, तो 2s अभी तक जो हम लोग ये कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं कि ये न्यूक्लियस है, ये पहला सेल हुआ, ये दूसरा सेल हुआ, दूसरा सेल में s और p है, ऐसा नहीं है। अब कैसा है? अब ऐसा है सर कि ये एस है और दूसरा सेल बड़ा सा एस है, और कंसेंट्रिक टू न्यूक्लियस ही है। पी जो है वो डंबल सेल का होता है, कंसेंट्रिक टू न्यूक्लियस ही है। पी के न्यूक्लियस सेंटर पे भी न्यूक्लियस है। जो 2p है, जो 3p है, वो बड़ा डंबल है, इससे बड़ा डंबल है।
लेकिन सारे डम्बल, डबल डम्बल, स्फेरिकल, ये सारे कंसेंट्रिक न्यूक्लियस, उसके कंसेंट्रिक होते हैं, कंसेंट्रिक स्फेयर होते हैं, कंसेंट्रिक डम्बल होते हैं, कंसेंट्रिक डबल डम्बल होते हैं, और जिसके सेंटर में न्यूक्लियस होते हैं। दिमाग ज्यादा घूम गया क्या आप लोगों का? थोड़ा कुछ समझ में आया या ज्यादा घूम गया दिमाग? Yes, sir, something. समथिंग समझ Yes, में आया sir. ना? Yes. ज्यादा नहीं घुमाना है, बस समथिंग समझ में आ जाए, अपना काम हो जाएगा। अपना काम समथिंग में ही है, ज्यादा नहीं है। बस हम ये सोचना कोशिश कर रहे हैं कि बोर्ड पे अभी हम जितना चीज लिखेंगे, कम से कम उसका मीनिंग हमें क्लियर रहे, है ना? श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है, जो भी है वो चीजें है, लेकिन जितना चीज हम बोर्ड पे लिखेंगे अभी, वो मीनिंग हमें क्लियर रहे, वही चीज हम ये करेंगे, लिखेंगे उसमें। सो सर, ये जो स्टैंडिंग वेव होता है ना सर, सो इन केस ऑफ स्टैंडिंग वेव, एनर्जी जो होता है उस वेव का, जो एनर्जी ऑफ वेव है सर, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। ये भी पढ़े हैं क्या आप लोग? वेव का एनर्जी एम्पलीट्यूड स्क्वायर होता है, पढ़े हैं ये? नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, 11th में पढ़ेंगे, 12 में साउंड वेव होगा वहां पढ़ेंगे। अभी फिलहाल समझ लीजिए कि ये होता है। ओके, सो श्रोडिंगर इक्वेशन is based on the idea of de Broglie wave equation, of de Broglie इक्वेशन। और ये de Broglie इक्वेशन जो था, वो डुअल नेचर ऑफ मैटर था, डुअल नेचर ऑफ मैटर था, नॉट इलेक्ट्रॉन ओनली, मैटर। मैटर में डुअल नेचर होता है। डी ब्रोगली ने बोला कि सर जो भी मैटर है ना, सब में डुअल नेचर होता है। इलेक्ट्रॉन में ही क्यों, सब में, लाइट में ही क्यों, सब में डुअल नेचर होता है। हाँ, कुछ में ऑब्जर्वेबल है, कुछ में ऑब्जर्वेबल नहीं है। लाइक लेमडा इज इक्वल टू एच बाई एम भी जब ये बोला, तो बोला क्या है ना सर, कि अगर आप ऑब्जेक्ट का मास बढ़ाएंगे, ठीक है ना, तो एक तो आपको एच का वैल्यू पता है कि एच का वैल्यू कितना होता है। सो एम का वैल्यू अगर आप बढ़ाएंगे ना सर, तो लेमडा क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और ये लेमडा इतना डिक्रीज कर जाएगा कि आपको स्ट्रेट लाइन में चलता हुआ दिखेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप ग्राउंड पे किसी क्रिकेट बॉल को अगर आप फेंकते हैं ना, तो अकॉर्डिंग टू डिब्रोगली इसमें भी डुअल प्रॉपर्टी है। ये भी स्ट्रेट लाइन नहीं, वेव के फॉर्म में जा रहा है। क्या सर, फील्ड पे बॉल वेव के फॉर्म में जा रहा है? हाँ जा रहा है, जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। बट वेवलेंथ इतना छोटा है ना कि वो हमें स्ट्रेट लाइन में चलता दिखता है। सो बहुत ही स्मॉल मास वाले ऑब्जेक्ट और बहुत ही हाई वेलोसिटी, बहुत ही हाई वेलोसिटी वाले जो ऑब्जेक्ट होते हैं सर, बहुत ही स्मॉल मास वाले जो ऑब्जेक्ट होते हैं सर, उसके लिए वेवलेंथ सिग्निफिकेंट होता है, जहां पे हमें डुअल नेचर दिखता है। मास ज्यादा हो जाने से वेवलेंथ इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। सो डुअल नेचर ऑफ मैटर ये हर किसी के लिए दिया। डी ब्रॉगली बोला कि जितने मैटर होते हैं ना, सब में डुअल नेचर होता है। कुछ में ऑब्जर्वेबल है, कुछ में ऑब्जर्वेबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन टाइप स्पीसीज में ऑब्जर्वेबल है क्योंकि उसका मास बहुत कम होता है, तो उसका वेव फॉर्म ऑब्जर्व होता है। जो हम नेक्ड आई से देख सकते हैं जिस ऑब्जेक्ट को, उसका मास इतना सिग्निफिकेंट है कि वहां पे वेव फॉर्म हमें दिखता ही नहीं। ठीक, चलिए, तो इस पे बेस था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। de ब्रोगली को हम लोग कभी और देख लेंगे। सो श्रोडिंगर डिराइव अ वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर derive a wave equation for a moving electron Schrodinger wave equation
called Schrodinger wave equation. ओके सर, कोई भी अगर वेव फॉर्म है, अगर कोई भी वेव फॉर्म है सर, तो ये उसका एम्पलीट्यूड होता है, आप बोले हैं कि एनर्जी ऑफ वेव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, ऐसा आप बोले हैं कि एनर्जी ऑफ वेव जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। ये अगर y है और ये एक्सिस अगर आप x ले लेते हैं तो एम्पलीट्यूड इज अ फंक्शन ऑफ x। फंक्शन ऑफ x कुछ नहीं तो आप sin x का ग्राफ पढ़े हैं क्या आप लोग? sin x का ग्राफ ऐसा ही कुछ होता है। अभी sin x में आप इधर कुछ मल्टीप्लाई कर Yes, दीजिए, sir. पढ़े Yes, हैं? sir. Yes, sir. Yes, sir. sin x का ग्राफ ऐसा ही कुछ होता है। अब इस ग्राफ में आपको क्या करना है, अगर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ग्राफ का पैटर्न नहीं बदलेगा, ग्राफ का एम्पलीट्यूड, ग्राफ का वेवफॉर्म, ये फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, यही दोनों वेरी करते रहता है। आप यहाँ पे 2x कर दीजिए, 5x कर दीजिए, 10x कर दीजिए, जितना आप 10x करते जाएंगे तो ये क्या होगा कि एम्पलीट्यूड बढ़ता चला जाएगा और फ्रीक्वेंसी भी बढ़ता चला जाएगा। तो ये पैटर्न होता है वेव का, वेव फॉर्म का। तो हम लिख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड इज अ फंक्शन ऑफ x, एम्पलीट्यूड जो है वो x का फंक्शन है। तो इसी एम्पलीट्यूड फंक्शन को श्रोडिंगर ने साई फंक्शन बोला, साई बोला। Amplitude is a function of x. Schrodinger gives the amplitude function Schrodinger gives the amplitude function as psi, ऐसे लिखते हैं इसको हम लोग as psi। तो इसका मतलब ये हुआ दैट इज, ये जो एम्पलीट्यूड फंक्शन का स्क्वायर हम लिख रहे हैं, एनर्जी ऑफ वेव फंक्शन, एनर्जी ऑफ वेव किसका, इलेक्ट्रॉन का, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, मतलब साई स्क्वायर। क्या, अगर श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन के वेव को साई, वेव के एम्पलीट्यूड को साई माना, तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है साई स्क्वायर होगा। एनर्जी, एनर्जी का जो एनर्जी ऑफ वेव जो होगा इलेक्ट्रॉन के लिए, वो साई स्क्वायर होगा। तो मतलब ये हुआ, दो टर्म आया यहाँ पे, साई आया। साई का क्या मतलब हुआ, एम्पलीट्यूड फंक्शन। ये एक एम्पलीट्यूड फंक्शन है, एम्पलीट्यूड फंक्शन। मैथमेटिकल ऑपरेटर है एम्पलीट्यूड फंक्शन, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, इस साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, फिजिकली इसका कोई मीनिंग नहीं है, इट हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, इट हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। देखिए यही क्वेश्चन आपको ऐसे दिखेगा कि साई हैज फिजिकल सिग्निफिकेंस और नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। साई का क्या मतलब होता है, साई पॉजिटिव हो सकता है, साई नेगेटिव हो सकता है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। क्वेश्चंस आपको इतना डेप्थ में नहीं जाएगा। सो हमें तो बस केवल इस टर्म्स को जानना है, केवल साई क्या है, साई स्क्वायर क्या है, कैसे उसको क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट is the amplitude function, it has no physical significance। लेकिन ये जो साई स्क्वायर होता है ना सर, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है सर। स्क्वायर इज probability density function and it has physical significance, it has physical significance।
प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है? तो जैसे हम लोग मास डेंसिटी आप जानते हैं ना, मास डेंसिटी जानते हैं। जैसे मान लीजिए एक रड है, ठीक है ना, इस रड का ये मान लीजिए कितना 5 मीटर का रड है। इस 5 मीटर के रड का वेट है मान लीजिए 10 kg। तो पर मीटर कितना वेट है बताइए तो? पर मीटर 2 kg वेट है। पर मीटर कितना वेट है? 2 kg वेट है। तो ये जो 2 kg हुआ ना, इसका मास डेंसिटी हुआ, क्योंकि पर इसका वेट चेंज नहीं करने वाला है। आप रड ले लीजिए 10 मीटर का, तो पूरा रड का वेट हो जाएगा 20 kg, लेकिन पर मीटर रड का वेट जो है वो 2 kg ही रहेगा ना। इसको आप आधा कर लीजिए, 1/3 कर लीजिए, 1/4 कर लीजिए आप इसको। सर टोटल मास, टोटल बार का मास चेंज कर सकता है, लेकिन पर मीटर का जो 2 kg मास है ना, वो फिक्स्ड रहेगा। तो दिस इज मास डेंसिटी। तो अगर ये मास डेंसिटी है, तो मैं अगर आपको ये बोलूं कि सर ये एटम का न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस पे r डिस्टेंस पे हम यहाँ एक पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, पॉइंट वॉल्यूम कंसीडर कर रहे हैं। ये है हमारा पॉइंट वॉल्यूम कुछ इससे ऐसा दिख रहा है, dx dy dz। ये कोई पॉइंट वॉल्यूम है सर। तो क्या इस पॉइंट का जो मास है, अगर वो मास डेंसिटी है, तो इस पॉइंट का जो प्रोबेबिलिटी है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन के होने का जो प्रोबेबिलिटी है, वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी नहीं होगा। अगर मान लीजिए कोई मास, कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट का जो मास है वो उसकी मास डेंसिटी है, कोई यूनिट मास का जो मास, कोई यूनिट ऑब्जेक्ट का जो मास है वो मास डेंसिटी है, किसी पॉइंट का जो मास है वो मास डेंसिटी, तो किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन के होने की है, वो उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। क्या बोलते हैं? ठीक बोलते हैं? समझने में टफ जा रहा है? नया नया टर्म है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ये क्या चीज है? सो इलेक्ट्रॉन की होने की प्रोबेबिलिटी किसी पॉइंट पे जो है वही प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है उसका। ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है सर? तो अगर ये न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस से r डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट आप ले रहे हैं, यूनिट वॉल्यूम आप कंसीडर कर रहे हैं, इस यूनिट वॉल्यूम पे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन की होने की जो प्रोबेबिलिटी है, यही प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। क्या बोलते हैं? यही प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ finding electron at point volume। point volume at r distance from nucleus। क्या हम इसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोल सकते हैं? बोलिए। अब देखिए श्रोडिंगर ने कितना सिंपल सा इक्वेशन दिया था, कितना छोटा सा इक्वेशन, डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाय डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m बाय h स्क्वायर इंटू ई माइनस v कर लीजिए या u कर लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी है ये, इंटू साई इज इक्वल टू 0। है ना छोटा सा इक्वेशन? डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाय डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m बाय h स्क्वायर इंटू ई माइनस u साई इक्वल टू 0। देखने में आपको भयंकर लग रहा है, भयानक लग रहा है? अपने को इस भयानकता से कोई मतलब ही नहीं है। अपने को क्या मतलब है सर? डेल का मतलब समझिए। अभी आप डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ेंगे, हालांकि फिजिक्स सर आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में पढ़ाए होंगे डिफरेंशिएशन, तो उतना डिफरेंशिएशन तो आप पढ़े होंगे, पढ़े हैं ना मैथमेटिकल टूल में, फिजिक्स में? यस सर। हाँ सर। तो उतना डिफरेंशिएशन आप जानते हैं। तो डिफरेंशिएशन को डी से लिखते हैं, जब y फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो dy बाई dx लिखते हैं। होता क्या है कि अगर ये y का एक्सप्रेशन, अगर ये y का, ये जो y है, ये जो फंक्शन है, इसमें मल्टीपल वेरिएबल है, मान लीजिए x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल यहाँ पे है। तो क्या होता है कि जब इस फंक्शन को
अगर कोई फंक्शन x और y दोनों के टर्म में है तो इस फंक्शन को अगर आप dx के टर्म में x के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे तो y को कांस्टेंट मानेंगे, और जब y के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे तो x को कांस्टेंट मानेंगे। क्या हम ठीक बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? बोलिए। ऐसा नहीं पढ़े आप क्या? ऐसा आप नहीं पढ़े? No, sir. नो सर। तो कोई फंक्शन है f(x) जिसमें मान लीजिए x² प्लस y प्लस 2 या समथिंग है। अगर इस फंक्शन को आप x के टर्म्स में f(x) d ऑफ f(x) बाय x करेंगे, dx करेंगे, तो इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो y को भी कांस्टेंट माना जाएगा। ये 2 तो कांस्टेंट है ही, समझ रहे हैं बात? ये x का केवल डिफरेंशिएशन हो। तो इसको बोलते हैं, अगर आप y को कांस्टेंट मान लेते हैं तो इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है। सो उसी चीज को दिखाया जाता है ये डेल से। ये डेवा पढ़ते हैं, वहां पे डेवा वर्ड बोलते हैं इसको, या डेल बोलते हैं। तो ये डेल के टर्म्स में डबल डिफरेंशिएशन है, डबल डेरिवेटिव्स है ये। जैसे इस फंक्शन को df(x/dx) आप निकाल लीजिए और फिर डबल डेरिवेशन इसका डबल डेरिवेटिव्स निकालिए। फिर दूसरे बार जो भी इसका आंसर आया, इसका आंसर जो भी आपको मान लीजिए 2x आया, इसको फिर से डिफरेंशिएट कीजिए। तो आप क्या लिखेंगे? d² f(x) डबल डेरिवेटिव्स डिवाइडेड बाय dx²। दिस इज डबल डेरिवेटिव्स। ओके, नो, डबल डेरिवेटिव्स है ये। सो पार्शियल डिफरेंशिएशन, डबल डेरिवेटिव्स, एक्स वाई जेड 3 डायमेंशनल स्पेस कंसीडर किया गया है। तो 3 वेरिएबल 3 डायमेंशनल स्पेस का मतलब ही है किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए जितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट की जरूरत होती है, दैट इज देयर डायमेंशन। अगर हम 2 कोऑर्डिनेट किसी पॉइंट को लोकेट कर पाते हैं, इट इज अ प्लेनर थिंग्स। सही बोल रहे हैं? सो सर एक्स वाई जेड 3 डायमेंशनल में अगर किसी चीज को रिप्रेजेंट स्पेस में किसी पॉइंट को लोकेट करना है तो 3 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है, एक्स वाई जेड। बिकॉज ऑफ दैट इट इज कॉल्ड 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। ठीक बोल रहे हैं हम? Yes, sir. तो सर एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। सो साई फंक्शन को, एम्पलीट्यूड फंक्शन को डबल डेरिवेटिव कीजिए, एक्स के टर्म में, वाई के टर्म में, जेड के टर्म में। ये रटने की जरूरत नहीं है सर। डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई बाय डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई बाय डेल जेड स्क्वायर। बचा क्या? बचा 8 पाई स्क्वायर m बाय h स्क्वायर e माइनस u साई। क्या सब है सर ये? पाई तो जानते हैं, m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। e क्या है सर? e है हमारा एनर्जी, टोटल एनर्जी। हमारा नहीं, इलेक्ट्रॉन का। और u है पोटेंशियल एनर्जी। u क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। तो ये कैसे आया ये फंक्शन, इसका डेरिवेशन, ये तो आउट ऑफ स्कोप है ना सर। डेरिवेशन तो पढ़ना नहीं है ये कैसे आया, बस हमें ये चीजें जानना था। साई क्या है? वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन है, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। साई स्क्वायर का वैल्यू अगर किसी पॉइंट पे 0 आ रहा है तो इसका मतलब वो नोड है, वहां पे इलेक्ट्रॉन। अगर साई स्क्वायर का वैल्यू नॉन जीरो आ रहा है मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है वहां पे, सो वहां पे इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ये साई स्क्वायर का मतलब है। लेकिन साई का मतलब क्या है? साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। साई सिर्फ और सिर्फ एक क्या है? एम्पलीट्यूड फंक्शन, वेव फंक्शन है, एम्पलीट्यूड फंक्शन। क्या हम यहां तक क्लियर कर पाए हैं कुछ चीजें? समथिंग समथिंग Yes, और sir. नथिंग नथिंग? Something, something. समथिंग समथिंग। चलिए हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि क्या होगा ना कि बहुत सारे रेफरेंस बुक जब आप पलटेंगे तो आपको इस फॉर्म में इक्वेशन नहीं मिलेगा, या फिर आप एनसीईआरटी ही देखेंगे तो एनसीईआरटी में इस फॉर्म में शायद इक्वेशन नहीं दिया है, या दिया भी है तो एक जगह पे ये दिया है और आपको वहां पे वो हैमिल्टनियन ऑपरेटर लगा करके इक्वेशन लिखा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। कभी कभी वो सॉल्विंग वाला रिजल्ट आपको देगा। यहाँ से हम साई को कॉमन कर लेते हैं, साई को डबल डेरिवेटिव्स किया गया है, तो हम कुछ ऐसे लिख लेते हैं इसको, डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर
प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल जेड स्क्वायर इंटू साई प्लस क्या था 8 पाई स्क्वायर m बाई एच स्क्वायर इंटू ई माइनस यू साई इक्वल टू 0। ठीक है, इस चीजों को देखिए आप, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर एज स्क्वायर ई साई माइनस क्या बोल सकते हैं, ई साई माइनस यू साई ना, ई साई माइनस 8 पाई स्क्वायर m बाय एच स्क्वायर यू साई इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करिए 8 पाई स्क्वायर m बाय एच स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड। m बाय एच स्क्वायर तो क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा एच स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर m इंटू डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ई साई माइनस यू साई इज इक्वल टू 0। क्या ठीक लिखे हैं, माइनस कॉमन कर लीजिए, माइनस कॉमन करिएगा तो ई साई माइनस में आएगा और यू साई प्लस में आएगा। सो प्लस में यू साई लिखते हैं और इस साइड ई साई लिखते हैं, चलेगा ये। आपको बताएं तो ये जो पूरा का पूरा टर्म है ना, इस पूरा के पूरे टर्म को अगर आप यहां से इस पूरे टर्म्स को लिखिए या साई को कॉमन करके लिखिए, साई कॉमन कर लीजिए तो हैमिल्टनियन ऑपरेटर आ जाएगा, एच कैप आ जाएगा। इस दोनों में से साई को कॉमन कर लीजिए, माइनस ऑफ एच स्क्वायर बाय 8 पाई स्क्वायर m इंटू डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल जेड स्क्वायर प्लस यू और यहाँ पे साई इज इक्वल टू ई साई। ठीक लिखे हैं आप, इसको मान लीजिए एच कैप साई इक्वल टू ई साई। तो मैक्सिमम जगह पे आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इस फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, तो h के जगह पे क्या आया है, किसके जगह पे h आया है, ये आपको समझ में आया, ये पूरे टर्म्स के जगह पे h आया है, इट इज कॉल्ड हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ये जो h कैप है हैमिल्टोनियन एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है ये। अब हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेटर एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन पढ़े, ये थोड़ा सा हाई लेवल का मैथमेटिकल ऑपरेटर है, नहीं पढ़ना है हमें, कोई बात नहीं सर, ये मैथमेटिकल ऑपरेटर है। ठीक है, सो एच कैप साई इक्वल टू ई साई, तो आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इस फॉर्म में भी दिखेगा, ठीक ना, इस फॉर्म में भी दिखेगा। ये जो एच कैप है ना, इसका एक और फॉर्म है, एक और फॉर्म क्या है, तो यहां पे आप देखेंगे कि ये जो चीज दिख रहा है, ये जो चीज है ना, ये
इसको हम लोग रिवर्स डेल लिखते हैं, रिवर्स डेल का स्क्वायर लिखते हैं। किसको जानते हैं? ये वाले पार्ट, इस वाले पार्ट को रिवर्स उल्टा डेल का स्क्वायर से लिखा जाता है। तो अगर ऐसा हुआ तो क्या हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को हम लोग शॉर्ट में ये लिख पाएंगे क्या? एच कैप इज इक्वल टू माइनस ऑफ एच स्क्वायर बाय 8 पाई स्क्वायर एम, इसको लिखेंगे रिवर्स डेल एस प्लस यू। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? बताइए तो, एच कैप को ये लिख सकते हैं क्या? देखिए जरा, लिख सकते हैं? सारे मैचिंग में आपको मिलेंगे, मैचिंग में आपको सारी चीज मिलेंगे कि एच कैप का मतलब ये है क्या, ऑप्शन में मिलेंगे कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में एच कैप क्या होता है। इस फॉर्म में अगर आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को लिखेंगे तो इस फॉर्म में आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इस ऐसे लिखा मिलेगा, एच स्क्वायर बाय 8 पाई स्क्वायर एम रिवर्स डेल स्क्वायर प्लस यू साई इज इक्वल टू ई साई। ये भी तो हुआ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो ये भी एक फॉर्म है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। कोई दिक्कत? इस फॉर्म में कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अब क्या No, होता sir. है कि ये साई जो है एक एम्पलीट्यूड फंक्शन है ना, साई एक एम्पलीट्यूड फंक्शन है। तो हर इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग वेव फंक्शन आपको मिलेगा, हर इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग आपको वेव फंक्शन मिलेगा। अब क्या होता है कि जब आप इसको सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हैं तो इस साई का, इस वेव फंक्शन का बहुत सारा वैल्यू मिलता है। आप ऐसे समझिए कि अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। अगर आप m का अलग अलग वैल्यू रखते जाइए या x का अलग अलग वैल्यू रखते जाइए तो आपको इन्फिनाइट स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? मिल सकता है ना, इन्फिनाइट स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मिल सकता है आपको। सिमिलरली वही बात है कि सर इस साई जो वेव फंक्शन है, इन्फिनाइट वेव फंक्शन मिल सकते हैं। इन्फिनाइट इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग वेव फंक्शन, सारे इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग वेव फंक्शन मिल सकते हैं। लेकिन किसी पर्टिकुलर एटम का, किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन है, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए या नहीं? कोई पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन के लिए कोई एक ही पर्टिकुलर इक्वेशन होता है ना। So, जब आप इसको सॉल्व करते हैं, ऑन सॉल्विंग द इक्वेशन वी गेट द एक्सप्रेशन ऑफ इनफिनाइट, एक्सप्रेशन ऑफ साई इनफिनाइट एक्सप्रेशन आपको मिलेगा। ऑन सॉल्विंग, अपने को सॉल्व नहीं करना इसको, ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी गेट द एक्सप्रेशन ऑफ साई। और ये जो साई होंगे ना सर, ये आपको फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एन एल एम और बहुत सारे नंबर, कुछ कुछ नंबर, बहुत सारे वैल्यू मिलेंगे इस साई के। बट सारे वैल्यू अपने काम के नहीं है। नॉट ऑल एक्सप्रेशन ऑफ साई इज कंसिडर एज सेट ऑफ सॉल्यूशन, but not all expression of psi not all expression of psi is considered as a solution. As a solution, only those will be accepted only those will be accepted which satisfy psi square dx dy dz integration minus infinity to plus infinity equal to 0.
सॉरी नॉट 0, इक्वल टू 1, इक्वल टू 1, जो इसको सेटिस्फाई करेगा। अनदर एक स्मॉल इक्वेशन आया जो इसको सेटिस्फाई करेगा उसको हम लोग सॉल्यूशन मानते हैं। वेरी इजी टॉपिक ना। साइन स्क्वायर dx dy dz, ये क्या है सर? एक्चुअली ये एक्चुअली वही चीज है जो हम लोग देखे थे कि सर ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस से r डिस्टेंस पे एक यूनिट वॉल्यूम आप कंसीडर कर रहे हैं, जहां पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को दिखा रहे हैं आप साइन स्क्वायर से। सो अगर ये dx वॉल्यूम, अगर dx और dy और dz लिए हैं आप, ठीक ना, dx dy और dz लिए हैं, तो साइन स्क्वायर इंटू dx dy dz जो है, dy dz जो है, ये आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट। और अगर इस वॉल्यूम को हम, इस यूनिट वॉल्यूम को हम इंटीग्रेट कर दें पूरे एटम के लिए, पूरे एटम के लिए अगर हम इंटीग्रेट कर दें, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी का मतलब है पूरे एटम के लिए अगर हम इंटीग्रेट कर दें इसको, तो इसका प्रोबेबिलिटी 1 होना ही है। क्यों सर? अरे इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं तो एटम में ही होगा ना, तो वहां तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 ही होगा ना। एटम में तो इलेक्ट्रॉन है ही कहीं ना कहीं, न्यूक्लियस में तो है नहीं। तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी इंटीग्रेट करने का मतलब है कि आप इस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के यूनिट वॉल्यूम को पूरे एटम के लिए इंटीग्रेट कर रहे हो, तो वहां पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 1 ही आएगा। तो इसीलिए साइन स्क्वायर इंटू dx, साइन स्क्वायर dx dy dz इक्वल टू 1 माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, इस एक्सप्रेशन को जो वैल्यू सेटिस्फाई करेगा वही वैल्यू सॉल्यूशन होगा, और मैं सॉल्यूशन होगा, और मैं वही एक्सप्रेशन कंसीडरेबल होगा। वैल्यू क्यों? एक्सप्रेशन, वही एक्सप्रेशन उस इलेक्ट्रॉन के लिए, वही वेव फंक्शन कंसीडरेबल होगा, कंसीडर किया जाएगा। क्यों? कि वही वेव फंक्शन, वो जो वेव फंक्शन होता है, वो जो वैल्यूज देता है जो कि इलेक्ट्रॉन के लिए कंसीडरेबल है, that solution, that only solution is called eigen value। ये आइगन वैल्यू याद रखेंगे क्या? ये टर्म आपको मिलेंगे वहां पे क्वेश्चन में कि आइगन वैल्यू क्या होता है। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जो वेव फॉर्म, जो वेव इक्वेशन साई है, उसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो x y z n l m बहुत सारे के फंक्शन में हमें एक्सप्रेशन मिलते हैं। तो वो एक्सप्रेशन जो हमें पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए सॉल्यूशन देता है, सिर्फ वो एक्सप्रेशन, सिर्फ वो सॉल्यूशन कंसीडर किया जाता है आइगन वैल्यू और आइगन सॉल्यूशन के फॉर्म में। अदर सॉल्यूशन जो है वो हमारे काम के नहीं है। क्या ये बात ध्यान रखेंगे? रखेंगे ध्यान। ये जो एन एल एम देख रहे हैं आप, ये नंबर है, आगे चल के इसी को क्वांटम नंबर पढ़ेंगे। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये अजीमुथल क्वांटम नंबर है, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ये सारे क्वांटम नंबर हैं, ठीक है ना। तो वो आगे पढ़ेंगे क्वांटम नंबर एनएलएम। ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने से सारे क्वांटम नंबर का वैल्यू मिलता है एक्सेप्ट स्पिन क्वांटम नंबर, इसीलिए एस नहीं लिखे हैं, स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू नहीं मिलता है। बस देखिए अपने क्वेश्चन के रिगार्डिंग अगर हम चलेंगे ना, तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन, यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हिच क्वांटम नंबर इज नॉट गिवन बाय श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। एक लाइन में हम आपको लिख देते कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन डू नॉट गिव्स द वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर, आपका काम बन जाता, हमारा काम बन जाता। बात समझ रहे हैं? थोड़ा सा हम अंदर जा रहे हैं कि कुछ आगे पीछे लेफ्ट राइट का भी क्वेश्चन आया तो आप कुछ ऑप्शंस को देख करके थिंक कर पाएंगे कि हाँ ऐसा कुछ होना चाहिए। बस अपना यही है, ठीक। अदरवाइज लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन है, उस लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस का हम आपको सॉल्यूशन आंसर बता देते, अपना काम हो जाता, उससे ज्यादा क्वेश्चन ना आपको मिलता ना आप हमसे पूछते, ठीक। तो इसीलिए थोड़ा सा एक बार हम बता रहे हैं, एक बार आप क्लास खत्म होती है थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा, गो थ्रू हो जाइएगा, कंप्लीट टॉपिक हो जाए तो उसके बाद एक बार गो थ्रू हो जाइएगा, तो आपको समझ में आ जाएगी चीजें कि सर अब हम लोग ऑर्बिट से ऑर्बिटल पे आ गए हैं। ऑर्बिटल जो है वो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करता है। ऑर्बिटल न्यूक्लियस के अराउंड वो 3 डायमेंशनल स्पेस है जहां पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी होती है। जब इसको आप सॉल्व करते हैं n इक्वल टू 1 के लिए, तो इस फंक्शन का एक ही वैल्यू आता है, मान लेते हैं वो साई1 है, और उस साई1 से क्या इंडिकेट होता है, साई इक्वल टू, जब साई1 आता है तो इसीलिए एक ही वैल्यू आता है क्योंकि इसमें एक ही सेल होता है। अगर n इक्वल टू 2 रखते हैं तो साई का 2 वैल्यू आता है, यहाँ पे साई1 और साई2, ये आइगन वैल्यू है क्योंकि इसमें इसीलिए 2 सबसेल होता है, एक s और एक p होता है। n इक्वल टू 3 रखते हैं तो साई का 3 वैल्यू आता है, यहाँ पे साई1, साई2, साई3 मान सकते हैं हम लोग,
मतलब इसमें S, P और D 3 सबसेल होते हैं। n इक्वल टू 4 रखने पे हमें सॉल्व थोड़ी करना है कैसे आता है, रखने पे psi इक्वल टू psi1, psi2, psi3 और psi4 ये आइगन वैल्यू आते हैं सर। इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे 4 सबसेल होते हैं, S, P, D एंड F। अपने पास 4 ही नोन है अभी तक। इतना में पीरियोडिक टेबल में जितने नोन एलिमेंट है सारे के इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो जाते हैं सर। इससे आगे सबसेल हम लोग नहीं पढ़ते हैं सर। तो ये रही बात इसकी। थोड़ा थोड़ा बात क्लियर हुआ कि एटॉमिक मॉडल, मैकेनिकल एटॉमिक मॉडल जो है वो ऑर्बिट की बात नहीं करता है, ऑर्बिटल का बात करता है। ऑर्बिटल क्या है ये जो हम आगे पर चल के बताने वाले हैं आपको कि S का शेप जो होता है वो स्फेरिकल होता है। सो ये 1s और 2s कैसे अरेंज है, अब जो हम लोग मैकेनिकल मॉडल में पढ़ने वाले हैं कि 1s 2s क्या है ये आप समझ पा रहे हैं कि 1s 2s 3s 4s ये सारे के s कंसेंट्रिक स्फीयर है, न्यूक्लियस के कंसेंट्रिक स्फीयर है। ये जो डंबल शेप हम बताने वाले हैं कि P का जो डंबल शेप है ये कोई फिजिकल बाउंड्री नहीं होता है सर। जब प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जब एडवांस कंप्यूटिंग के हेल्प से प्लॉट करते हैं तो वो जो डॉट देता है जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो डॉट का एक पर्टिकुलर पैटर्न मिलता है, उस पैटर्न को शेप का नाम दे दिया गया। सो P के केस में जो डॉट मिलता है वो हमें डंबल जैसा डॉट दिखता है, तो इसीलिए उस P को डंबल बोलते हैं। D को डबल डंबल बोलते हैं, एक डबल डंबल जैसा शेप मिला तो उसको हम लोग D ऑर्बिटल नाम दिए। S से शार्प होता है, P से प्रिंसिपल है, D से डिफ्यूज्ड है, F से फंडामेंटल है। तो ये सब चीजें आगे हम लोग करेंगे। ठीक, तो ये इक्वेशन आया, जरा आप समझिए इसको। इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट का नाम सुने हैं आप लोग? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट का नाम सुने हैं या नहीं सुने हैं, बोलिए। यस सर। सर यस सर। एक्स वाई जेड के फॉर्म में जो होता है वो होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, और एक्स वाई जेड थीटा साई थीटा और फाई के फॉर्म में जो होता है वो होता है पोलर कोऑर्डिनेट। क्या सुने हैं आप ये चीज? यस सर। अगर यहाँ No, पे हम sir. लोग 3 एक्सिस ले लें, ये एक्स एक्सिस है हमारा, सॉरी वाई एक्सिस है, यहाँ से हम लोग मान लीजिए ये एक्स ले लिए, ये वाई ले लिए और ये जेड ले लिए, और यहाँ पे न्यूक्लियस मान लिए, ठीक है। अब 3D स्पेस में ये पॉइंट यहाँ पे हम r डिस्टेंस पे ये पॉइंट ले लीजिए, जरा समझिएगा। ये जो पॉइंट हम r डिस्टेंस पे ले रहे हैं, थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर लेते हैं, ये हम जब हैंग करता है दोस्त, ये पॉइंट ले लीजिए r डिस्टेंस पे। अब एक चीज समझिएगा इस चीज को कि ये एक्स वाई प्लेन में पॉइंट नहीं है। क्या आप समझ पा रहे हैं? आप जिस रूम में बैठे हुए हैं उस रूम में किसी भी एक कॉर्नर को पकड़िए और वर्टिकल एक्सिस, उस कॉर्नर के वर्टिकल जो लाइन है उसको आप वाई एक्सिस, इस साइड के लाइन को एक्स एक्सिस और इस साइड के लाइन को वाई जेड एक्सिस मान लीजिए। सो एक्स वाई जेड मिल जाएगा, या प्लेन पे 2 एक्सिस मान लीजिए एक्स वाई और ऊपर वर्टिकल वाले को जेड मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और जहां आप बैठे हैं उस रूम में यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर करिए, एक पॉइंट यहाँ पे कंसीडर करिए, ठीक है। तो ये ना तो एक्स वाई प्लेन में है, ना वाई जेड प्लेन में है, ना जेड एक्स प्लेन में है, किसी प्लेन में नहीं है। ये पॉइंट कहाँ है? इस स्पेस में, न्यूक्लियस के r डिस्टेंस पे स्पेस में। समझ पा रहे हैं क्या? तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में इसका मान लीजिए एक्स वाई और जेड होगा। हमें पोलर कोऑर्डिनेट में इसी एक्स वाई जेड का वैल्यू चाहिए। कैसे निकालें हम ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालें? मान लेते हैं कि ये पॉइंट, ये जो लाइन ज्वाइनिंग है इस पॉइंट का, ये थीटा एंगल बनाता है वाई एक्सिस के साथ। आप लोग एज्यूम कर पा रहे हैं क्या? क्या मेरा पॉइंट, मेरा लाइन दिख रहा है जो मैं बोल रहा हूं आपको कि ये जो पॉइंट है, आप जिस रूम में बैठे हुए हैं वहां देखिए और हाथ उठाइए, और हाथ में ये पेन पकड़े हुए हैं। क्या आपको दिख रहा है हमारा फोटो? हाथ का फोटो दिख रहा है, लेसो टूल लगा रखा है इसने, दिख रहा है? यहाँ पे आप पॉइंट पकड़िए। मैं बोल रहा हूँ कि ये एक एक्सिस है, ये एक्सिस है एक्स वाई, और एक ऊपर की तरफ एक्सिस है जेड एक्सिस, और यहाँ पे ये पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट वाई एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होगा, ये जो लाइन होगा, ये जो लेंथ होगा, इसको बोलेंगे आप आर कॉस थीटा, बोलेंगे ना। इस लाइन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ,
एक्स जेड प्लेन में कहीं पे गिरेगा वो परपेंडिकुलर, गिरेगा ना। मान लीजिए यहाँ पे मिला, ठीक ठीक है। ये एक्स कोऑर्डिनेट से ये फाई एंगल बना रहा है। मैं आपको बताऊं कि ये जो पॉइंट होगा ना, ये जो कोऑर्डिनेट होगा ना, इसको आप इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर डाल देंगे इस पॉइंट से, वही होगा एक्स कोऑर्डिनेट। इस पॉइंट से जो एक्स पे परपेंडिकुलर होगा ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा, और जो जेड पे परपेंडिकुलर होगा इस पॉइंट से वो जेड कोऑर्डिनेट होगा। ये जो होगा वो जेड कोऑर्डिनेट होगा। सो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ये, जेड कोऑर्डिनेट ये, और वाई कोऑर्डिनेट ये। क्या ये फोटो समझ पा रहे हैं आप लोग? क्या मुझे कोई एक्स वाई जेड का वैल्यू बताएगा? अगर आपको जेड कंसीडर करने में यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप यहाँ वर्टिकल लीजिए, ये प्लेन में लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको वाई मानिए, एक्स वाई को एक प्लेन में समझिए और वर्टिकल पे जेड को समझिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉरी, वाई, दिस इज वाई। एक्स वाई को प्लेन में समझिए, जेड को वर्टिकल समझिए। ये डायग्राम समझ में आ रहा है कि एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट कौन सा होगा? ये समझ में आ रहा है क्या, या नहीं आ रहा है? मैं अगर बोलूं कि जेड का वैल्यू यहाँ पे आर कॉस थीटा होगा तो आप एग्री करेंगे? अरे यही है जेड। ये जो लेंथ है, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, ये जो लेंथ है यही है इधर का। अगर मैं इसको जेड को आर कॉस थीटा बोलूं तो आप एग्री करेंगे? आपको ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा होगा कि ये लाइन इस लाइन के बराबर कैसे है, लेकिन आप 3D में समझिए, एक्स वाई को एक प्लेन समझिए आप पहले, और इस पॉइंट से जेड एक्सिस ये है, और इस पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो जेड एक्सिस और वो जेड का जो लेंथ होगा वो, और ये जो पॉइंट से परपेंडिकुलर होगा वो सेम ही होगा। नहीं समझ पा रहे हैं? No, sir. नो सर। अच्छा, No, sir. मैं विजिबल हूँ क्लियरली? हम विजिबल हैं? Yes, sir. यस सर। यस सर। Sir. चलिए ये देखिए जरा, ये पेन विजिबल नहीं है, ये पेन विजिबल है ना। ये जेड एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस, तीनों विजिबल है। एक्स वाई जेड विजिबल है। Yes, sir. यस Yes, सर। sir. एक्स वाई Yes, जेड sir. एज्यूम कर पा रहे हैं, एज्यूम कर पा रहे हैं एक्स वाई जेड को। ये जेड है, ये एक्स है, और ये जो है वो वाई है। मैं बोल रहा हूँ कि स्पेस में यहाँ पे पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर कोई चीज यहाँ से ड्रॉप कर दूं, परपेंडिकुलर डालूं, तो इस पॉइंट पे इस जेड एक्सिस पे लाइन खींचिए। अगर ये पॉइंट से लाइन से जोड़ने वाला पॉइंट थीटा एंगल बना रहा है तो इसका कॉस थीटा कंपोनेंट होगा ये। अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर डाल रहे हैं एक्स वाई प्लेन में, तो हमारा प्लेन यही है ना, तो ये लेंथ और एक्स वाई प्लेन के पॉइंट से मिलने वाला परपेंडिकुलर लेंथ दोनों सेम होगा या नहीं होगा? Yes, sir. समझ पा रहे हैं? यस सर। तो ये जो आपको बड़ा दिख रहा है फोटो में, एक्चुअली एक्स वाई प्लेन ऐसे होगा ना। तो ये जो पॉइंट, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट की डिस्टेंस जो हमें ज्यादा दिख रहा है, आर कॉस थीटा नहीं दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन ऐसे कंसीडर नहीं हो पा रहा है। ये जब एक्स वाई प्लेन आप ऐसे देखेंगे और जेड एक्सिस से यहाँ पे, यहाँ से कोई पॉइंट देखिए, यहाँ से यहाँ आए पॉइंट और यहाँ से यहाँ ले जाए, तो एक ही बात है ना। तो ये आर कॉस थीटा ही होगा, तो इसीलिए जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा। अब ये पॉइंट था
ये आप बोल रहे थे कि एक्स वाई प्लेन है ये और ये जेड एक्सिस है। अब यहां से इस कॉर्नर से एक लाइन खींचे हैं यहाँ पे, इससे परपेंडिकुलर नीचे खींचे हैं, ठीक है। अब ये जो लाइन है, पास कोई पेन नहीं है और यहां से ये जो लाइन है, आप थोड़ा सा 3D एज्यूम करिए, यहां से ये जो लाइन है, ये लाइन थीटा एंगल बना रहा है जेड एक्सिस से। हम इससे परपेंडिकुलर खींचे हैं, उस परपेंडिकुलर को सेंटर से मिलाए हैं। तो वो जो कंपोनेंट है, क्या इस कंपोनेंट को आप आर को साइन थीटा लिख सकते हैं, आर साइन थीटा। इस फोटो को देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, दिमाग में विजुलाइज कीजिए। ये एक्स एक्सिस के साथ फाई एंगल है, अब इस फाई से कंपेयर मत कीजिए, ये एक्स एक्सिस के साथ ये फाई एंगल है। ये लाइन देखिए, ये लाइन आर साइन थीटा होगा। इस लाइन का एक कंपोनेंट उधर कॉस थीटा और ये कंपोनेंट इधर, ये ऐसे लाइन है, यहां से परपेंडिकुलर खींचा गया है, ये इस लाइन से थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका कॉस थीटा कंपोनेंट ये है और साइन थीटा कंपोनेंट नीचे आएगा, वही नीचे वाला ये है। Yes, sir. ये फाई देख के कंफ्यूज मत होइए, वो एक्स वाई प्लेन का बात है और ये फाई जो है ये लाइन एक्स एक्सिस से बना रहा है, और ये इसकी बात हो रही है, एक ये लाइन की, ये लाइन की, ये लाइन थीटा एंगल बना रहा है इससे, तो इसका कॉस थीटा कंपोनेंट ये हुआ, और ये लाइन है इसका, ये लाइन, इस तीनों लाइन को देखिए, ये साइन थीटा कंपोनेंट होगा, समझ रहे हैं। तो ये हुआ आर साइन थीटा। अब आप मुझे बताइए कि ये क्या होगा या ये क्या होगा, ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला है, ये क्या होगा। क्या ये आर साइन थीटा है और ये कंपोनेंट जो होगा ये एक्स एक्सिस पे ये कंपोनेंट होगा, तो क्या हम एक्स एक्सिस को आर साइन थीटा कॉस फाई बोले और इसको आर साइन थीटा साइन फाई बोले, ये साइन फाई होगा और ये कॉस फाई होगा और ये आर साइन थीटा है, तो आर साइन थीटा कॉस फाई, आर साइन थीटा का साइन फाई। क्या एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट पोलर कार्टेशियन सिस्टम में आया। थोड़ा तकलीफ है। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. विजुअल उतना क्लियर नहीं है, Yes, sir. सो यहाँ पे विवेक्स का ये प्रॉब्लम है कि ये विजुअल क्लियर नहीं है, जिसे आप 3D एज्यूम नहीं कर पा रहे हैं कि ये पॉइंट कैसे कैसे कौन से लाइन को विजुलाइज करना है, वो चीजें नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। विजुअल क्लियर नहीं है। सो आर साइन थीटा साइन कॉस फाई, आर साइन थीटा कॉस फाई, आर कॉस थीटा, ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट हो गए। सर अगर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में एक्स वाई के जगह पे, एक्स वाई जेड के जगह पे ये वैल्यू आप रख दीजिएगा, तो जो आपको मिलेगा वो पोलर फॉर्म में मिलेगा। हम नहीं रखेंगे, हम नहीं निकालेंगे, बस हम ये बात यहाँ पे लिखेंगे कि व्हेन एक्स वाई जेड, व्हेन एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड आर replaced by the term r comma theta comma phi, then the equation will be in polar coordinate system. In polar coordinate system. When this polar form is solved, क्या मिलेगा, we get psi function in terms of r, theta
and phi is equal to radial function in terms of r, comma angular function जो दो फंक्शन होंगे in terms of theta, phi function in terms of phi. मतलब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको सॉल्यूशन कुछ ऐसे फॉर्म में आएगा. मान लीजिए 2x² प्लस 3x प्लस 4 इंटू साइन थीटा, इस टाइप का. तो इसमें कुछ रेडियल फंक्शन है, ये दोनों एंगुलर फंक्शन. तो इस फॉर्म में आपको वेव फॉर्म आएंगे वेव इक्वेशन में. एक रेडियल फंक्शन होगा, दो एंगुलर फंक्शन होगा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में. जो आर देख रहे हैं सर, ये रेडियल फंक्शन है. जो थीटा और फाई देख रहे हैं सर, इसको एंगुलर फंक्शन बोलते हैं. इसको जो रेडियल फंक्शन है ये n, l के बारे में इंफॉर्मेशन देता है. ठीक है. जो एंगुलर फंक्शन है उसमें थीटा जो होता है ना, ये थीटा देता है हमें m, l के बारे में इंफॉर्मेशन. ठीक है. और जो फाई होता है वो सिर्फ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m के बारे में स्मॉल m के बारे में इंफॉर्मेशन देता है. अभी आप आराम से इसको लिख लीजिए. ठीक है. मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लास में कोई अगर 3D मुझे विजुअलाइजेशन ऐसा मिला तो वो रिप्रेजेंट करके आपको ये समझाने का. अदरवाइज आप खुद से भी एक बार ट्राई करिएगा. आप मैथमेटिक्स में इतना कमजोर नहीं है. आप एक बार कोशिश करिएगा कि ये पोलर कोऑर्डिनेशन सिस्टम कैसे किया गया है, एक्स वाई जेड एक्सिस कैसे माना गया है, रूम में एक पॉइंट पे हम कैसे मान सकते हैं. यहाँ से अगर हम पेन को अगर हम यहाँ से इस पेन को अगर हम छोड़ेंगे, पेन दिख ही नहीं रहा है इसमें. हाँ, तो इस पेन को अगर हम छोड़ेंगे यहाँ से तो एक्स वाई प्लेन में सीधा गिरेगा, एक्स वाई प्लेन में गिरेगा, एक्स वाई के प्लेन में गिरेगा. तो ये यहाँ से उस एक्स वाई प्लेन का पॉइंट का डिस्टेंस और जेड एक्सिस का न्यूक्लियस से डिस्टेंस, वो दोनों सेम कोऑर्डिनेट कैसे हुआ, इस पॉइंट को वहां से अटैच कर रहे हैं तो उसका हम साइन थीटा प्रोडक्ट कैसे ले रहे हैं, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट कहाँ से निकलेगा. तो ये एक बार विजुलाइज करने का आप कोशिश जरूर करिएगा. नेक्स्ट क्लास में अगर मुझे 3D कुछ ऐसा सोर्स मिल गया तो मैं वहां से इसको एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगा. आपके लिए सिर्फ टर्म इंपॉर्टेंट है, एन, एल, एम, एल, एम फिलहाल आपको नहीं समझ में आ रहा है. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, ये 4 क्वांटम नंबर हमें पढ़ने हैं नेक्स्ट टॉपिक में. रेडियल नोड, प्रिंसिपल और एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में बताता है. एंगुलर नोड, थीटा जो होता है वो मैग्नेटिक और एजीमुथल के बारे में बताता है, और फाई जो है वो सिर्फ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है. स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से. इतना टर्म्स. साई वेव फंक्शन है जिसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है. साई स्क्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है जिसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है. साई स्क्वायर इक्वल टू 0 जहां मिलेगा वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 होगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा. जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं होता है उसको हम नोड बोलते हैं. जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं होता है उस जगह को हम लोग नोड बोलते हैं, वो नोड होता है. ये साई स्क्वायर हो गया. जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो टाइम इंडिपेंडेंट होता है, टाइम पे डिपेंड नहीं करता है. एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है एटम के अंदर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन होता है. ये इतना कुछ फैक्चुअल बात है, जो फैक्चुअल बात आपको याद रखना है, दैट्स इट. और श्रोडिंगर इक्वेशन के ये 3-4 फॉर्म, ये एक फॉर्म ये हो गया, एक हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के फॉर्म में एच कैप साई इक्वल टू ई साई, और एक जो लॉन्ग फॉर्म है ये अपना साई स्क्वायर डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम बाय जे स्क्वायर ई माइनस साई यू साई इक्वल टू 0. तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, इतना चीज आपको याद होना चाहिए, इतना चीज आपको पता होना चाहिए. ठीक है, बोलिए. तो इसी के भी आप इसको एक बार आप रिवाइज करिए. नेक्स्ट क्लास में अगर मैं थोड़ा सा आपको इसको एक बार और ओवरव्यू को दूंगा तो आई होप बहुत सारा चीज क्लियर हो जाएगी. बात सही है गलत है, बोलिए. क्या समझ यस पाएंगे नहीं? सर. थोड़ा Yes, सा sir. आप लोग देखिए इसको एक बार, और फिर नेक्स्ट क्लास में अगर कल अपना क्लास है अगर, तो कल अगर एक बार थोड़ा सा रिव्यू देंगे उसको कि क्या होता है, कैसे इसको हम लोग क्या क्या किए थे, क्या क्या चीज हमको जानना था. ठीक.
और जो साइ स्क्वायर और 1s का जो ग्राफ होता है, 2s का जो ग्राफ होता है, 2p का जो ग्राफ होता है, उसको हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के हेल्प से समझेंगे कि कैसे डिराइव किया जाता है उस ग्राफ को। अदरवाइज इन जनरल क्या होता है ना, उस ग्राफ को डायरेक्टली रटवा दिया जाता है कि 1s का देखो ग्राफ ऐसा हो गया, या फिर ऐसे ही सिंपल कॉन्सेप्ट से उसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये आपका 1s का ग्राफ है। लेकिन हम लोग एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन लिखेंगे, वो एक्चुअली जेईई एडवांस के मेंस में प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है वो एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन कहाँ से आया है वो तो नहीं देखेंगे, लेकिन हम लोग कुछ एक्सप्रेशन वहां पे लिखेंगे कि इस फॉर्म में रेडियल फंक्शन, एंगुलर फंक्शन का ये फॉर्म है, और उस फॉर्म के सॉल्व की ग्राफ कैसे आता है, कितना नोड होता है, कहाँ कहाँ पे नोड होता है, ये सब चीजों का प्रूविंग आपको मिलेगा। तो पेशेंसली सुनिए, देखिए, अल्टीमेटली बहुत चीजें क्लियर होगा। और जब श्रोडिंगर इक्वेशन कंप्लीट होगा ना, जब, और उसके बाद जब आप क्वेश्चंस पलटेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप क्या पढ़े हैं और क्वेश्चन कैसा आता है। क्वेश्चंस 100% सॉल्व होंगे आपसे, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, Yes, sir. ओके Yes, sir. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Thank you, sir. Thank you, sir.